एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का ये पार्ट 11 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ बताना है। तो तेंग बोलता है कि डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। प्लीज़ बेबी, मेरी बातों को समझो और मेरे साथ चलो। तेंग जिद पर जाता है, बोलता है कि उसे नहीं जाना है। तभी जेके तेंग को अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है कि उसे ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में लेकर वो स्टडी रूम में जाता है। और स्टडी रूम में जाने के बाद तेंग को चेयर पे बैठाता है और बैठाने के बाद उसके सामने आता है और बोलता है कि मैं जो बोलूँगा प्लीज़ मेरी बातों को समझना, और मैंने जो भी किया बस तुम्हारे भले के लिए किया। जेके वहाँ से उठ के जाता है और एक फ़ाइल लाता है और तेंग के सामने वो फाइल रख देता है। तेंग बोलता है ये क्या है, फाइल को रीड करो। तो तेंग बोलता है मुझे कुछ रीड नहीं करना है। तभी जेके बोलता है प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तभी तेंग वो फाइल ले लेता है और रीड कर जैसे ही फाइल ओपन करता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मॉम का पिक रहा था कि ये कौन, ये क्या मॉम का पिक यहाँ पे। तो जेके बोलता है कोई क्वेश्चन मत करो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, फाइल को पूरी तरीके से रीड करो। तेंग फाइल रीड करने लगता है जिसमें मिसेस किम, उसकी मॉम का पूरा डिटेल लिखा होता है कि उनका पहला मैरिज कैसे हुआ और क्यों। जैसे ही फाइल नेक्स्ट पेज ओपन करता है तेंग पूरी की तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बुकम था जो कि मिसेस किम का। उस पेज पे लिखा होता है कि मिसेस किम तेंग की मॉम और उनके एक्स हस्बैंड का एक बेटा है, वो बायोलॉजिकल सन कोई नहीं काई होता है। तेंग थोड़ा नर्वस होने लगता है और जेके की तरफ देखता है। तभी जेके बोलता है कि ये हो गया, और फिर उसे वो दूसरी फाइल देता है। तेंग दूसरी फाइल लेता है तो उसमें देखा, तभी जेके बोलता है वो फाइल ओपन करो और उसे भी पढ़ो। तभी तेंग उस फाइल को भी लेकर ओपन करता है, जिससे तेंग देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तेंग का डिटेल था। उस फाइल में तेंग का 12 साल का डिटेल था कि वो 12 साल एक ऑर्फनेज में रहा। 12 साल तक उसने मतलब बहुत अच्छे से रहा, पर वो ऑर्फनेज के सारे बच्चे अडॉप्ट हो गए थे, बस तेंग को छोड़ा कर। तेंग एक अकेला बच्चा था उस ऑर्फनेज में जो रहता था, और वो ऑर्फनेज एक किसी बिजनेसमैन का प्रॉपर्टी था जो उसे तोड़कर वहाँ पर एक मॉल बनाना चाहता था, जो गरीब मॉल और एक बनाना चाहता था। और पर तेंग वहाँ पर अकेले रहता था, और इसी वजह से वो थोड़ा टेंस रहने लगा, क्योंकि वो घर से तेंग को बहुत लगाव हो गया था। सोचता है कि अब वो क्या करेगा, और सारे ऑर्फनेज के जितने भी सब टीचर और उसमें जितने भी लोग थे सब तेंग को बोलते हैं कि आई एम सॉरी, अब हम लोग भी नहीं कुछ कर सकते, हम तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ये हमारे पास खुद का उतना मनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कि तुम्हें कहाँ से स्टडी का हम खर्चा कहाँ से उठाएंगे। हम सॉरी तेंग, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें खुद का अपना कुछ देखना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, अभी तक खाली नहीं हुआ है। तो वहाँ पर एक जो वहाँ का जो एक एम्प्लॉय होता है वो बोलता है सर सब खाली हो गया है, बस एक बेबी बच गया है जिसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक इस बेबी को हम लोग कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तब तक हम यहाँ का कोई भी सामान तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। और इस बेबी का इंतजाम हो गया, हम लोग अदर दूसरे कोई ऑर्फनेज देख रहे हैं जहाँ पर इस बेबी को शिफ्ट कर सकते हैं, पर ये बॉय इतना बड़ा हो गया है कि वहाँ पर भी इसे भेजने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तभी वो पर्सन तेंग को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, के पास जाकर बात करता हूँ। तभी वो पर्सन तेंग के पास आता है और उससे बात करता है। तो तेंग से पूछता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे पास। तभी तेंग बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई दोस्त है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, सब लोग मुझसे दूर रहते थे क्योंकि मैं 5 ईयर का था। तभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे मॉम डैड वो लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे घर पर मैं चाहता था कि वो लोग मेरे साथ बाहर जाएं, पर वो लोग नहीं मानते थे। तब मैंने बस गलती से एक बात बोल दिया था कि वो लोग मेरे साथ बाहर जाएंगे तो क्या वो लोग मर जाएंगे। यही बस मेरे वर्ड से, यही मेरे माउथ से बस एक पूरा वर्ड निकल गया, जिस नहीं पता था कि ऐसा बोलने से सच हो जाएगा, पर मैंने इतना बोला। तब मॉम डैड वो लोग समझ गए कि मैं गुस्सा हूँ, इसीलिए उन लोगों ने मुझे बाहर ले जाने की सोचा। और जैसे ही हम बाहर ले गए, पर उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, जिसकी वजह से वो लोग नहीं रहे और मैं बच गया। जो ये सब बातें जानकर यहीं पे एक हमारी सर्वेंट रहती थी जिन्होंने यहाँ पर ऑर्फनेज में छोड़ दिया, और वो बहुत बुरी थी, उन्होंने सारी बातें सबको बता दिया। पर इसी वजह से सब लोग बोलने लगे कि मैं बहुत बुरा हूँ और ब्लैक मैजिक करता हूँ, इसीलिए वो लोग मुझसे बातें भी नहीं करते और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो वो पर्सन बोलता है कोई बात नहीं,
आज से तुम मेरे साथ रहोगे और ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। जब तक डेस्टिनी में जो चीज़ लिखा होता है तो वही होता है। अगर गॉड ने लिख दिया है कि तुम्हारे आगे ये होगा तो वही होगा। शायद गॉड ने यही लिखा होगा कि तुम आगे चल के मेरे साथ रहने वाले हो, तो तुम अब से मेरे साथ ही रहोगे, अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ रहोगे। और वो इंसान तेयंग को उसी टाइम अडॉप्ट कर लेता है और उसे लेकर यूएस में रहने लगता है और उसे पढ़ाता लिखाता है। वो इंसान तेयंग से बहुत क्लोज हो गया था और तेयंग भी उसके साथ क्लोज हो गया था। उस इंसान ने तेयंग को अपने बेटे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। ये उस इंसान का एक खुद का बायोलॉजिकल सन था, फिर भी उसने एक बेबी अडॉप्ट किया था। इसमें बस इतना ही डिटेल होता है और तभी तेयंग नेक्स्ट पर जैसे पेज पलटता है वहाँ पर कुछ नहीं, बस खाली था। तभी जेके बोलता है कि तुम्हें एक बात और बताऊँ, मैंने इतना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की पर कुछ भी नहीं निकला, बस इतना ही। मुझे उस पर्सन के बारे में नहीं पता और वो कौन था ये भी नहीं पता। बस तुम ही जानते हो और वो पर्सन जानता है कि तुम दोनों का रिलेशन है, और वो कौन है मैं ये नहीं जानता, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन पर्सन था। जैसे ही जेके ये क्वेश्चन पूछता है तेंग थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो थोड़ा डरने भी लगता है और पीछे की तरफ चेयर से उठ के पीछे की तरफ जाने लगता है। जेके देख लेता है और वो देखता है कि तेंग बहुत ज़्यादा डर रहा है और वो सिवर भी करने लगता है। इसीलिए जेके जाता है उसे होल्ड करके बोलता है ठीक है मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जब तुम्हारा मन करेगा ये तब बताना, ठीक है। इस बात को हम यही बंद करते हैं, पर मैं और कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ। तभी तेयंग बोलता है कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। कि बोलता है कि अभी नहीं, जब तुम्हें सच में लगेगा कि तुम्हें जानना होगा तो बताना सही है, तब उस टाइम तुम मुझे बता सकते हो। पर तेयंग बोलता है कि मेरी वजह से उस बच्चे के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ ना, उन्होंने मुझे पाल कर उसने अपने बायोलॉजिकल बेटे को थोड़ा टाइम कम देने लगे थे, इसीलिए वो अपने डैड से इतना नफरत करता है और उनसे बात भी नहीं करता है। देखिए बोलता है कोई भी ऐसा बॉय नहीं होता है, गर्ल नहीं होती कि जो अपने डैड से नफरत करे। बस हाँ, उससे नाराज़ हो सकती है, बस उनसे नफरत नहीं कर सकती। अपने पेरेंट्स से कोई नफरत नहीं करता है, ना ही कोई उसके चाइल्ड से कोई नफरत कर सकता है, क्योंकि वो कैसा भी उनका चाइल्ड होता है। तेयंग को लेकर काउच पे बैठ जाता है, उसे अपने करीब पुल कर लेता है, उसके हैंड होल्ड करके बोलता है कि मैं जो पूछूंगा प्लीज़ उसका सही आंसर देना, प्लीज़ तेयंग, प्लीज़ मेरी बातों को समझना, और मैं तभी तुम्हें समझा पाऊंगा कि मैंने क्या किया और क्या किया ऐसा। तेयंग अपना सारी यस में नोट करता है तो तभी जेके बोलता है कि काइट ने तुम्हारे साथ फोर्स किया था। तेयंग इतना सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और थोड़ा सा नर्वस होने लगता है। तभी ही जेके कहता है कि मैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जो तुम्हारे से पूछ रहा हूँ वो सब बताओ। प्लीज़ बेबी बॉय, प्लीज़ इस सब सवाल का आंसर मुझे दे दो, तभी मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या किया था और क्या नहीं। तभी तेयंग अपना शेयर एस में नोट करता है तो बोलता है एक बार उसने तुम्हें फोर्स करने की कोशिश किया तो तुम्हें जिमिन ने बचाया था। जिमिन वहाँ पर आ गया था, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया और जिमिन ने तुम्हें संभाला। तभी तेयंग गैस में नोट करता है तो फिर जेके बोलता है और दूसरी बार उसने किया तो तुमने उस पर हिट किया, इसीलिए वो सेंसलेस हो गया था। तेयंग यस बोलता है तो वो तभी जेके कहता है कि उसे हिट करने की वजह से मिसेस किम ने और मिसेस किम के एक्स हस्बैंड ने तुम्हें टॉर्चर किया था। इतना सुनकर वहीं पे वो खड़ा हो जाता है, बोलता है मुझे कुछ बात नहीं करना, मुझे कुछ नहीं बताना है। तभी जेके उसका हैंड होल्ड कर लेता है और उसे अपने पास बैठा कर बोलता है प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हारे कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो जेके तेयंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मैं नहीं जानता, उन्होंने कुछ मेरे साथ नहीं किया। तो तेयंग को अपने पास बैठा कर तब मिसेस किम के बारे में सारी बातें पूछने की कोशिश, पर तेयंग डर रहा था। तो जेके बोलता है प्लीज़ जो है सब सच बताओ मुझे। जेके के बार बार पूछने से तेयंग बहुत गुस्सा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया और उन्होंने मुझे ये भी धमकी दी है कि अगर मैं ये इस बारे में किसी को बताऊंगा तो वो लोग डैड को कुछ कर देंगे और मैं डैड के बिना नहीं रह सकता, और डैड को कुछ हो जाएगा। डैड ने मुझ पर बहुत एहसान किया और मैं नहीं चाहता कि डैड को कोई नुकसान पहुँचाए। जेके ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि डैड और तुम्हें डैड की फिक्र इतना क्यों है। तभी तेयंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जिस इंसान ने मुझे अडॉप्ट किया और जिसने मुझे यहाँ तक पढ़ा लिखा कर पहुँचाया, जिसने मुझे बड़ा किया, मैं जब से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो है डैड। डैड की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो डैड की वजह से मैं मर सकता था। और मुझे तेयंग इतना बोल के बहुत रोने लगता है, बहुत क्राई करता है, जिससे जेके थोड़ा सा डर और तेयंग को हक कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है, जिससे तेयंग भी नहीं रो रहा था, वो बहुत रो रहा था।
उसे जेके कंफर्टेबल हक करता है और उसे कंसोल करने लगता है। धीरे धीरे तेयंग क्राई करना थोड़ा कम कर देता है और जेके से बात करने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से डैड तुम्हें टाइम नहीं दे पाए। उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगे। यूएस डैड इसीलिए आते थे, जल कोरिया कम रहते और यूएस इसलिए जाते थे क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मैंने बचपन से थोड़ा सा डरा सहमा रहता था, इसीलिए डैड मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और तुम्हारे साथ कम। मैंने तुम्हारा टाइम डैड के साथ तुम्हारा प्यार को अब बंटवारा कर दिया था ना। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो। इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता था और इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता था। लेकिन बोलता है, इसका मतलब तुम मिसेस किम नहीं, मेरे डैड के अडॉप्ट किए हुए बेटे हो। तो तेयंग अपना सर यस में नोट करता है और बोलता है, तब मिसेस किम? तो तेयंग बताता है कि मिसेस किम बस डैड के पैसे से प्यार करती हूँ, डैड से नहीं। वो बोलता है, इतना तो मुझे पहले ही शक हो गया था, पर ये बताओ कि वो तुम्हें इतना कैसे? तेयंग बोलता है कि मैंने उन लोगों ने जब मुझे टॉर्चर किया था तब वो चाहती थी कि मैं डैड से उनकी मुलाकात कराऊं, पर मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने डैड को कोरिया भेज दिया था, पर पता नहीं कैसे कोरिया नहीं गए थे, वापस वहाँ पर से आ गए थे। और मैंने जब नेक्स्ट सुबह देखा तो डैड मुझे कंपनी में मिले थे, पर मैंने डैड को बहुत पीछे से आवाज़ दिया, पर डैड मुझे नहीं देखे। अब फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम डैड को देखा था। उसके बाद मैंने डैड को 2 दिन बाद देखा और डैड जब घर आए थे तब वो मिसेस किम को उन्हें साथ लेकर आए थे और उन्होंने बोला था कि ये मेरी मॉम है, जिससे मैं भी शॉक हो गया था कुछ देर के लिए। पर मैं डर भी रहा था उनसे, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गया था। डैड से बातें किए बिना मैं अपने रूम में चला गया था। तो डैड रूम में आए थे और उन्होंने मुझे जो बताया वो सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था। तभी तेयंग बोलता है कि डैड ने बताया था कि वो जब एयरपोर्ट जाने वाले थे उससे पहले उनको पास एक कॉल आया था। उनका असिस्टेंट ने कॉल किया था कि इनको एक ज़रूरी मीटिंग थी। मीटिंग करने के लिए वहाँ से एयरपोर्ट ना जाते हुए भी वो अपने ऑफिस चले गए थे और ऑफिस जाने के बाद वो मीटिंग करके पता नहीं ऑफिस से मीटिंग करके वो बाहर आ ही रहे थे, तभी उससे पहले ही जिनके साथ मीटिंग किए थे वो उनके पास आ जाते हैं और डैड से बोलते हैं कि हमने इतनी बड़ी डील अचीव की है, तो प्लीज़ आज हमारी पार्टी है तो आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, हम अपने क्लाइंट से आपको भी इंट्रोड्यूस करा देंगे और ये डील और भी पक्की हो जाएगी। डैड इतना सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ठीक है, वो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पार्टी में जाने से पहले डैड ने मुझे मैसेज किया था, पर मैंने उस मैसेज को उतने ध्यान से नहीं देखा। मुझे बताया था कि मैं अपनी स्टडी में और अपने फ्रेंड्स के साथ इतना बिजी हो गया था कि मैंने उन्हें उस मैसेज पर और डैड पर ध्यान ही नहीं दिया। और तभी डैड पार्टी करने गए थे और उन्होंने गलती से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और ड्रिंक करने के बाद डैड को कुछ पता नहीं था। और वो ड्रिंक करने के बाद उन्होंने जब सुबह वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो उन्हें अपने बगल में वो लेडी देखी और डैड उनके साथ सो गए थे। डैड को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, बस वो देखे कि उनके साथ उन्होंने फोर्सफुली, क्योंकि उनके चीख पे स्लैप्स के भी निशान थे और उनका हैंड भी हैंडकफ से बंधा हुआ था और वो पूरी तरीके से बंधी हुई थी। उनके वश में कुछ नहीं था। इतना देखते ही वो वहाँ से उठ जाते हैं और काउच पे बैठ के बहुत टेंस हो गए थे। वो उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पे बैठे रहते हैं और फिर उठते हैं और अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं। औरत सेंसलेस हो गई थी, इसीलिए डैड ने उन्हें अपने सेक्रेटरी के साथ बुलाकर उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया और उसी होटल में उनका सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगे, जिसमें देखा था कि डैड ने ड्रिंक ही कर रहे थे, पर उनका ड्रिंक किसी ने विनेगर के साथ चेंज कर दिया था। एक लेडी का हैंड और कुछ नहीं दिखाई दिया, बस ब्रेसलेट और उनका रिंग दिखाई दिया। मैं उस रिंग और ब्रेसलेट को अच्छे से जानता था, पर मैंने डैड से ये कुछ नहीं कहा। मुझे डर लग रहा था कि वो डैड को भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए मैंने डैड को कुछ नहीं बताया। और फिर डैड मुझे बताया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये लेडी के पास कोई नहीं था, इनका एक्स हस्बैंड ने इन्हें छोड़ दिया था, इसीलिए वो लेडी अपना सुसाइड करना चाहती थी, इसीलिए डैड ने उनसे शादी कर लिया और डैड को वो अच्छी भी लगी। डैड के साथ वो बहुत अच्छे से रहने लगी थी और बहुत अच्छे नाटक करने लगी थी, पर डैड के सामने बहुत से प्यार से बात करती थी और जैसे ही डैड वहाँ से चले जाते थे तो वो मुझे बहुत ही खुली बातें करती थी और मुझे बहुत टॉर्चर भी करती थी, जिसे मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने देखा था कि डैड उनके साथ बहुत हैप्पीली और बहुत करके बातें करते थे। मुझे लगता था कि डैड अब हैप्पी हैं। धीरे धीरे मुझे भी टाइम देना कम कर दिया, पर मैं इससे खुश था क्योंकि डैड बहुत हैप्पी थे। इतना चाहता था कि डैड हैप्पी रहे, भले ही उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, तब पर भी डैड तुम्हारे बारे में हर वक्त बातें करते थे। तुम्हें हर चीज़, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हारे बारे में हर चीज़। और डैड हर मंथली तुम्हारे अकाउंट में
पैसे ट्रांसफ़र करते थे और तुम्हारा बर्थडे हम लोग यूएस में मनाते थे हर टाइम। बस टाइम भी वहाँ पर तुम्हारा बर्थडे मनाते थे उतने टाइम डैड बहुत सैड रहते थे और बहुत अनहैप्पी रहते थे, जिससे मैं बहुत नहीं लगता था। मैं चाहता था कि डैड हैप्पी रहे, मैं डैड को हैप्पी करना चाहता था पर भी कुछ नहीं कर पाया था। पर मैंने डैड को हर बर्थडे पर तुम्हारा हर एक वीडियो शूट जिमिन हर तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन पहले वो कोरिया जाता था और कोरिया जाने के बाद तुम्हारा हर वो चीज़ तुम जो करते थे जैसे करते थे हर चीज़ वो रिकॉर्ड करके लाता था और हम तुम्हारे बर्थडे के दिन वहाँ पे वो वीडियो प्ले करते थे। हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते पर डैड उससे भी खुश नहीं होते, तो डैड हमेशा तुम्हें मिस करते रहते थे। डैड तुम्हारे बारे में हर वक्त बातें करते थे, वो जब भी मेरे पास आते थे तुम्हारे बारे में बात करते थे, फिर भी प्यार करते थे पर वो तुमसे कम करते थे, थोड़ा सा कम। डैड इससे ही खुश हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और तुम्हारा बर्थडे नेक्स्ट बर्थडे आ जाता है और जिससे मेरा स्टडी भी पूरा हो जाता है। हम लोग कोरिया जाने वाले होते हैं तुम्हारे बर्थडे के टाइम पर। मिसेस किम वो कोई बहाना बना लेती है और जिस दिन एक तुम्हारे बर्थडे के 2 दिन पहले हम जाने वाले थे तो वो बोलती हैं कि अभी नहीं, हम लोग कुछ दिनों बाद जाएंगे। वो बोलती है कि उनका हेल्थ अच्छा नहीं था इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर बोलता है कि इन्हें 2 दिनों की रेस्ट चाहिए, जिससे मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि डैड से बात करूं। जैसे मैं डैड से बात करने जाने वाला था उससे पहले मैंने सुना कि वो उनका प्लान कुछ और था। वो अपने बेटे को इस कंपनी में एंटर दिलाना चाहती थी, जिससे उसका बेटा वो बहुत बुरा इंसान था, वो अच्छा नहीं था। वो बस जब देखो तब ड्रंक करता था, नशा करता था और इधर उधर क्लब में जाकर नाइट स्टैंड करता था, जिससे बहुत वो फोर्सफुली सब लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करे तो उसके मॉम डैड उसे सपोर्ट करते थे। तो वो उसे कंपनी में एंट्री दिलाना चाहती थी। मैं जानता था कि अगर वो कंपनी में एंटर किया तो वो कंपनी नहीं चल पाएगा, वो तुरंत कंपनी उसमें चला जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि वो एंटर करे। इससे पहले वो जैसे उनसे बात करने वाली थी उससे पहले मैंने डोर नॉक किया और बोला कि डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है स्टडी के लेकर। और मैंने डैड को बुलाया और मैंने डैड से बोला कि मुझे कंपनी ज्वाइन करना है। बोले कि पर तुम्हारा अभी स्टडी ख़त्म हुआ, तुम अभी इंजॉय करो। पर मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने डैड को बोला कि मुझे कंपनी ज्वाइन करना है तो ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो। पर मैंने उनसे पहले डैड से बोला था कि मुझे कोरिया जाना और तुमसे मिलना है। डैड से बोला कि तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते थे, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे बर्थडे से पहले आऊँ। पर मिसेस किम ने मेरे हर वो कोशिश को नाकाम कर दिया और उन्होंने सारे कंपनी में अपने बेटे को अंदर कंपनी में एंट्री दिलाई दी और तुम्हारे बर्थडे के ठीक बाद हम आए वाले थे। डैड चाहते थे कि हम सब साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें पर वो नहीं कर पाई क्योंकि वो नहीं चाहती थी और इतना वो लोग करके वापस आ गए। फिर वापस जब हम कोरिया आए तब तो तुम यही सब हुआ था। अब मुझे इसके बारे में कोई बातें नहीं करनी। तभी जेके बोलता है कि तुम्हें एक और बात नहीं पता है। तब तेंग बोलता है और कौन सी बात मुझे नहीं पता है। तो जेके बोलता है कि मैंने काई को मार डाला। तेंग इतना सुन के शॉक हो जाता है और वहीं पे वो जेके से थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है कि उसने तुम्हारे ऊपर इतनी गंदी नज़र डाली और उसने तुम्हें ऐसे हरकत की है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। जो कोई भी तुम्हें टच करेगा तो मैं उसे मार सकता हूँ। तेंग डरने लगता है और बोलता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो बहुत बुरे हैं, वो दोनों बहुत बुरे हैं, वो डैड को हार्म करेंगी। तो ये बोलता है कि मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, ओके तुम टेंशन मत लो इधर। तभी जेके तेंग को हक कर लेता है और वो नॉर्मली कंसोल करने लगता है और बोलता है कि अब सब भूल जाओ, अब कोई भी टेंशन नहीं लोगे, अब हम अपनी वर्ल्ड में ही रहेंगे। तेंग बोलता है कि पर डैड तो जेके बोलता है कि डैड को मैं पूरी ख्याल रखूँगा और डैड के पास मेरे कुछ कार्ड्स हैं। डैड को अगर कोई भी तकलीफ़ होगी तो वो लोग हमें बता देंगे। और पता है ना कि तुम इस कंडीशन में हो तो कैसे तुम टेस्ट कर सकते हो, हमारे बेबी के बारे में सोचो। तेंग तुम अब इसके बारे में कुछ नहीं सोचोगे, तुम अब हैप्पीली रहोगे, ओके। तेंग अपने इसमें नोट करता है और बोलता है कि मुझे रेस्ट करना है। तो जेके उसे लेकर अपने रूम में ले जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, बाय।